बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस डैशबोर्ड रिपोर्टिंग लास्ट सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम जैसे पहले से भी डिस्कस किया था कि कुछ फार्मूलाज, फंक्शंस और एडवांस टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे हमारा एजेंडा रहता है कि पहले अगर कोई क्वेश्चन है किसी के पास सेशन से रिलेट, तो वो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकता है। तो फर्स्ट हम कुछ टाइम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रख लेते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली टॉपिक की तरफ चलते हैं। राइट? अच्छा। फॉर एग्जांपल एक सेशन में क्वेश्चन आया था जब हम डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे थे जेंडर के हवाले से, मेल फीमेल, और उसमें डाटा जो है वो हमारा डायनेमिकली प्ले नहीं हो रहा था जेंडर में। राइट? तो उसके सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम ग्रेजुअली अगर कोई क्वेश्चन और पोस्ट होता है तो उसको हम देख लेते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग अपने एजेंडा की तरफ आ जाएंगे। राइट? अच्छा, हमने लास्ट सेशन के अंदर जेंडर का जब डैशबोर्ड क्रिएट किया था, और उसमें मुश्किल ये हो रही थी कि हम फीमेल पे क्लिक कर रहे थे तो डाटा हमारे पास रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा था, जब हम मेल पे क्लिक कर रहे थे तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा हमारे पास रॉन्ग पॉपुलेट हो रहा था। राइट? और जब हम क्लियर ऑल कर रहे थे तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बता दूंगा, और ये बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, और मैंने इफ़ का फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है। तो अपनी वर्किंग शीट पे मैं चला गया था सबसे पहले, और मैंने कीबोर्ड से ऑल्ट पेज अप का बटन, यस, ऑल्ट पेज डाउन का बटन मैंने प्रेस किया। सो मैं अपनी उसी प्रोग्राम पे आ गया हूँ जहाँ पर मैंने ये जेंडर का एक पेवेट क्रिएट किया था। और सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि उसकी रेफरेंसिंग यहाँ पर क्रिएट कर दी है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैं कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करके बता सकता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि इफ़ अगर सेल नंबर A39 पर फीमेल है तो B39 जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो पॉपुलेट कर दे, वरना ज़ीरो पॉपुलेट कर दे। और इसी तरह से एक और सेल पर हमने कहा इफ़ अगर सेल नंबर A93 पर आपको मेल मिल जाए तो B39 पे जो भी वैल्यू हो वो प्रिंट करे, वरना B94 पे जो वैल्यू वो प्रिंट करे। ऐसा मैंने इसलिए इसको बताया कि जब हम फीमेल पे क्लिक करते हैं तो आप देखें सिर्फ एक ही वैल्यू पॉपुलेट होती है, और सेकंड वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाती है। तो स्लाइसर का काम हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ़िल्टर ही होता है। तो सिमिलरली अगर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये फार्मूला चेक करता है, इफ़ अगर A39 पर वैल्यू फीमेल है तो B39 पे जो भी वैल्यू है वो लेकर आ जाए, वरना ज़ीरो प्रिंट कर दे। तो अब उसको डेफिनेटली B39 पे फीमेल मिल रहा है, इसलिए रिजल्ट भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मेल के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए मेल की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसे मिल रही है। तो मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा, इफ़ अगर A93 पर आपको मेल मिल जाए तो B93 पे जो भी वैल्यू है, ज़ाहिर है वो फिल्टर हुई है तो ऊपर पॉपुलेट हुई है, वो प्रिंट कर दें। और अदरवाइज जब ये फिल्टर क्लियर होगा तो ये वैल्यू 3372 कहाँ होगी? इस B94 पे पड़ी हुई होगी। तो मैं इसे कह देता हूँ कि आप B94 पे जो वैल्यू पड़ी हुई हो वो लेकर आ जाना। ठीक है? तो इस तरह से मैंने अपने एक्चुअल जो पेवेट था उसको दो डिफरेंट फार्मूलाज में कन्वर्ट किया हेल्पर कॉलम की मदद लेते हुए, और फिर इस सेल को मैंने रेफरेंस कर दिया E39 और G39, इन दोनों को मैंने रेफरेंस कर दिया है अपने यहाँ पर सेल्स के साथ। आप देख सकते हैं E39 और G39। राइट? सो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि अगर मैं फीमेल के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो प्रिंट हो रही है, पॉपुलेट हो रही है। अगर मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो रही है, और अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ तो मेरे पास डाटा जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से पॉपुलेट हो रहा है। राइट? सो ये एक सॉल्यूशन हमने लास्ट सेशन का जो है वो कवर किया है जल्दी से। आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए फीमेल। अच्छा जी, अब दो तीन सवालात को देख लेते हैं जल्दी से। पहला सवाल ये था, मोहम्मद वक्कास साहब कहते हैं कि मुझे एक्सेल इंटरमीडिएट लेवल तक आता है तो मैं इससे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकता हूँ, शॉर्ट में प्रोसीजर बता दें। तो शॉर्ट में प्रोसीजर ये है बॉस कि एक वेबसाइट है जो है वो क्या था, एक सेकंड रुकिएगा। एक तो है फ्रीलांसर, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल है। एक है फाइवर, फाइवर उसका नाम है। ठीक है? तो फाइवर पे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें, आराम से वो पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है, बहुत उसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। और उसमें आप चेक कर सकते हैं टाइपिंग से रिलेट वर्क आता है, बेसिक शीट की
एक्टिविटी आती है, क्लिनजिंग से रिलेटेड टास्क आ रहे होते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। उसमें आप $10 मिनिमम उसकी चार्जेस आप रख सकते हैं, और जो है वो आगे अपनी लर्निंग, अपनी अपनी इनकम को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आप दूसरे जो लोग पोर्टफोलियोज़ वहाँ पर बने हुए हैं, अगर आप उनसे थोड़ी सी रेफरेंसिंग ले लेंगे कि टाइपिंग से रिलेटेड टास्क के वो लोग कितने पैसे लेते हैं, किसी ने अगर ऑफ़र किया हुआ है तो वो क्या पैसे ले रहा है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सलमान रफ़ीक, आपका सवाल है कि क्लाइंट को डैशबोर्ड कैसे शेयर कर सकते हैं। तो मैंने इसका जवाब पिछले सेशन में भी दिया था। देखें, अगर आप क्लाइंट को सैम्पल शेयर कर रहे हैं डैशबोर्ड का, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप उसे पीडीएफ में बना कर दे दें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ही लैपटॉप पे उसको डेमोस्ट्रेशन दे दें। ठीक है, क्लाइंट को ईमेल करने की नीड नहीं है, आप उससे टाइम मांग लें। अगर वो आपसे कहता है कि मुझे सैम्पल भेज दें आपने क्या डिज़ाइन किया, तो आप पीडीएफ में उसको सैम्पल डिज़ाइन कर भेज सकते हैं। अगर आपसे वो आजकल जूम से जैसे मीटिंग हो जाती है, तो वो आप कर सकते हैं, गो टू मीटिंग से कर सकते हैं, और इस पर रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री है। तो जूम का अगर आपको शायद पता है, तो 1-to-1 अगर आप 3 यूज़र तक उसको यूज़ करते हैं ना जूम को, तो वो फ्री में आपको मिलता है। ठीक है, वैसे भी फ्री है, 40 मिनट की मीटिंग जो है वो आप उसको फ्रीली अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप के सामने अगर क्लाइंट सपोज करें एक ही मौजूद है और आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप अगर 2 घंटे की मीटिंग भी स्ट्रेट करेंगे तो जूम आपको डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। तो आप जूम के थ्रू लाइव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लाइव इन्फॉर्मेशन उससे शेयर कर सकते हैं, उसकी क्वायरीज ले सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो जब तक आपके साथ क्लाइंट की निगोसिएशन फाइनल नहीं हो जाती, किसी मोड पर पेमेंट से रिलेट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, एक रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हो जाता कि जी ये डैशबोर्ड हम आपसे ले रहे हैं और इसके ये पैसे होंगे और ये हम आपको पे करेंगे, तब तक आपको उसे अपनी ओरिजिनल फाइल्स मेरे नज़दीक देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सैम्पल फाइल्स ज़रूर दे सकते हैं। आई डोंट नो नूरुलैन, आप सर्टिफिकेट काइंडली कूपन अगेन इशू कर दें। अगर आपका सवाल जो है वो 39 अमेजिंग चार्ट से रिलेट है, तो आई एम रियली सॉरी, ये वापस शेयर नहीं हो सकता। उसकी एक लाइव थी 3 दिन, 2 दिन सॉरी, और उसके अंदर ही रजिस्ट्रेशन करवाना था, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो सकती है। आवाज़ मेरा ख्याल है क्लियर आ रही है सबको, तो मुझे बता दें, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट का कंसर्न है कि वो आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, तो मुझे ज़रा सा अपडेट कर दें प्लीज़। उमैर, मंथ्स को दिसंबर तक ऑटो क्रिएट कैसे करते हैं? मींस सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, और नंबर में जनरेट हो सकता है। आप +1 करके उसे ड्रैग कर सकते हैं फिल सीरीज़ के ऑप्शन में जाकर, और वहाँ पर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिल हैंडल का एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पर आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। HR डैशबोर्ड में एम्प्लॉय पर्टिकुलर का पेज में नेम टाइप करने पर इन्फो डिस्प्ले क्रिएट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मुनीब, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए VBA का कोड एक्चुअली लगता है, जो सर्च बॉक्स की तरह वर्क करता है। तो आप फ्रंट पर एक सर्च बॉक्स बनाते हैं, उसमें एम्प्लॉय का आईडी या एम्प्लॉय का नेम आप टाइप करते हैं, और डेटाबेस में जो भी उस एम्प्लॉय का आईडी या नेम जब मैच हो जाएगा, तो अवेलेबल टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट होगी। ये काम बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मैक्रोस की एक डिटेल ट्रेनिंग लेनी होगी। मेरे चैनल पे मैक्रोस से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है। हसन इलियास, आपके डैशबोर्ड में 2 सेपरेट काउंट्स ऐड शो नहीं हो रहे हैं, तो काइंडली अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर लें तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। शो नहीं हो रहे हैं तो फिर फर्दर क्या करना है उसको। हाँ बिल्कुल हसन, आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। कैलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। हमने डिस्कस किया था कि आप कीबोर्ड से सपोज Ctrl+N, मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर दी है, और आपको अगर डेट्स चाहिए कंटिन्यूएशन में, तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप सपोज फर्स्ट डेट लिख देते हैं, 1 Jan 2020। ठीक है, तो ये स्टार्ट डेट हो गई है। अब आप चाहते हैं कि
बॉटम पे फॉर एग्जांपल रिजल्ट आपके पास डेज में कंटिन्यूशन में आ जाए, पहली के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह की डेट्स आ जाएं जो जिसको फ्यूचर में आप कैलेंडर के तौर पर यूज़ कर सकें। तो उसका सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप फिल के अंदर आ जाते हैं, सीरीज़ में चले जाते हैं, यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, सीरीज़ एंड कॉलम में रिजल्ट चाहिए, डे वाइज रिजल्ट चाहिए। उमैर आपका सवाल है कि मंथ में चाहिए, तो यहाँ से मंथ में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जनवरी टिल दिसंबर तक का जो है वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल मुझे डेट में डे वाइज रिजल्ट चाहिए, स्टेप वैल्यू 1 होगी और स्टॉप वैल्यू मैंने से बता दिया 31 दिसंबर 2020 एंड देन ओके। सो ये रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट हो गया। सो ये डेली का एक कैलेंडर मेरे पास पॉपुलेट है और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने वर्क प्लान्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैं डेज, मंथ, ईयर सेपरेट कर सकता हूँ और अपने प्लानर आगे डिफाइन कर सकता हूँ कि इस 2020 के मेरे प्लान्स क्या हैं, मेरी मीटिंग्स कब है, पूरा स्केड्यूल जो है वो मैं पूरे साल का यहाँ पर बना सकता हूँ। उमैर ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर आपका एक डैशबोर्ड ऑलरेडी बना हुआ है और क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे यही डैशबोर्ड आप बना कर दे दें, तो इसमें जो 90% चांसेस है वो इस बात के हैं कि आपका डाटा और क्लाइंट के डाटा की जो फील्ड्स होंगी उनके नाम बदल गए होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास सीरियल नंबर के नाम से लिखा हुआ है, क्लाइंट की जो फील्ड है उसका नाम आईडी है, या वो लिखता है एम्प्लॉय आईडी और आपने लिखा था आईडी। ठीक है, अगर उसका ऑरिकल पे डाटा है वो रिजल्ट आ रहा है EMP_ID, तो ये फील्ड के नाम बदल गए। अच्छा, उसके पास आ रहा है बेस सैलरी, आपने लिखी है एक हेडिंग सपोज करें बेसिक सैलरी। तो अब होता क्या है ऐसी सिचुएशन में, आपने कोई फार्मूलाज फंक्शंस लगाए हुए होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये फील्ड्स पेवेट का पार्ट बनी होगी। आप डाटा को जैसे ही ओवरराइड करेंगे, अगर आप हेडिंग को छोड़कर जो हेडिंग्स आपकी हैं उसके नीचे आप डाटा पेस्ट करना शुरू कर दें और क्लाइंट को ये कहें कि भाई मैं एम्प्लॉई आईडी, आप लिखते हो एम्प्लॉई आईडी लेकिन मैंने लिखा हुआ है सिंपल आईडी, तो मैं आपको ये वाला अपनी हेडिंग के साथ आपको चलना होगा। आपने लिखा है बेसिक, मैंने हेडिंग लिखी है बेसिक सैलरी, आपने लिखी है बेस सैलरी। ठीक है, तो मैं आपकी हेडिंग को नहीं मानूंगा, मैं अपनी हेडिंग को मानूंगा। तो अगर आप एग्री हो इस बात से तो फिर तो सिंपल आप उसके डाटा को पेस्ट करो यहाँ पर और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं भाई मुझे मेरे डाटा के हिसाब से, मेरे हेडर के हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ चाहिए, तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने वहाँ यूज़ की होगी पेवेट्स के अंदर, तो उनके नाम बदल जाएंगे, उनके फार्मूलाज बदल जाएंगे, तो चेंजिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्लाइंट को सैम्पल आप दिखाते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं। फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट डन होती है। सबसे बड़ा जो सवाल होता है ना वो कि क्या चीज़ दिखानी है। ठीक है, डैशबोर्ड में उसने आपको डाटा दिया, उसने आपसे कहा कि मुझे डैशबोर्ड बनाना है, आपका सवाल है दिखाना क्या है। अगर तो आपका सैम्पल डैशबोर्ड उसने सपोज के मान लिया कि यार ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और मुझे यही दिखाना है, ठीक है, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी ना, क्योंकि आपने बनाया हुआ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप तो फटाफट उस पर काम कर लेंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर वो आपसे नए डायमेंशंस कहता है कि यार मुझे ये भी दिखाना है जो आपके चार्ट में नहीं है, मुझे ये भी दिखाना है जो आपके पास नहीं है, तो फिर आपकी फील्ड्स और फार्मूलाज डेफिनेटली बदलेंगे। तो इसका मिला जुला जवाब है कि सम सिनेरियो में ये हेल्प करेगा और सम सिनेरियो में नहीं करेगा। बिल्कुल अहमद, हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था जब डैशबोर्ड हमने बनाया था कि डैशबोर्ड एक स्टैंडर्ड कलर थीम्स के हिसाब से होता है, गोला गंडा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लाइंट को उसके थीम के हिसाब से, कलर के हिसाब से रिजल्ट दिखाएंगे तो वो ज़्यादा खुश होगा। ठीक है, और इसका सिंपल तरीका ये है कि जब क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट करता है और वो कहता है कि भाई मुझे सपोज़ करें मैं फ़लाँ कंपनी से बात कर रहा हूँ और मुझे आपका ये सैम्पल डैशबोर्ड बहुत अच्छा लगा है और मुझे ये डैशबोर्ड हमारे लिए बनाना है, तो काइंडली आप मुझे कोई एक सैम्पल शेयर कर लें। तो आप क्या करें, उसकी उस फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद उसको थोड़ा रिसर्च करें कि ये बंदा कौन है। ठीक है, उसको लिंक्डइन पे ढूंढ लें, उसको यूट्यूब पे ढूंढ लें, उसको फेसबुक पे ढूंढ लें, उसकी वेबसाइट ढूंढें कि उसकी वेबसाइट जो है वो किस तरह की वेबसाइट है। वेबसाइट के कलर से, उसकी थीम से समझ में आ जाता है। उसकी सक्सेस स्टोरीज आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे या गूगल पिक्चर्स में ही मिल जाएगी कि अगर उस कंपनी की कोई सपोज 14 अगस्त सेलिब्रेशन की कोई पिक्चर डली हुई है, इस तरह की चीज़ें, तो आपको उससे समझ आएगा कि कंपनी का स्टाइल क्या है, कंपनी कैसे काम करती है
और किस कलर थीम के ऊपर वो चलती है, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़ तक को, वो फ़ॉन्ट फेस तक को वो आपके लिए जो है वो बड़ा ट्रिकी होता है कि यार कंपनी जो है ना वो ये फ़ॉन्ट फेस के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो उसी तरह से ही हमने उसको रिप्लाई करना है, हमने अपनी ख्वाहिश के साथ, क्योंकि हम पेमेंट ले रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं, तो हम क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देंगे, अपनी सेटिस्फैक्शन हमारी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही होती है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कलर थीम्स और फॉन्ट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती है। स्क्रीन शॉट, हाँ बिल्कुल हसन आप दे दें। मोहम्मद इकलास सर्टिफिकेट, मैं पूरे सेशन के तमाम पार्टिसिपेंट्स को बता देता हूँ कि आज हमारा लास्ट सेशन है, और लास्ट सेशन के बाद डेफिनेटली आप में से जो लोग सर्टिफिकेट के लिए क्लेम करेंगे तो सर्टिफिकेट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों की है जिनका ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मेरा काम ट्रेनिंग को डिलीवर करना था, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट देना नहीं है, बिकॉज कि मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हूँ। तो जिस इंस्टीट्यूशन को आपने ज्वाइन किया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द सर्टिफिकेट। और उसका क्या क्राइटेरिया होगा, तो आई एम श्योर कि एडमिन जो लोग हैं आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू और गाइड यू कि हाउ दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट, उसका क्या तरीक़ाकार है। सो काइंडली सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे अब मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो आप मुझसे ना पूछें तो मुझे अच्छा लगेगा। डैशबोर्ड पे कंपनी के लिंक सेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा अगर होता है, क्लाइंट अगर कहता है तो आप करें, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि जी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप ना करें। उमैर, मैं सिंपल एंड स्वीट सा जवाब आपको भी देता हूँ और तमाम हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पर। देखें, डैशबोर्ड मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, हम बनाते हैं क्लाइंट के लिए, तो क्लाइंट जो भी मांगता है ना वो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि आप उसको सर्विस दे रहे हैं और आप उससे चार्ज कर रहे हैं। तो अगर क्लाइंट कहता है कि जी मेरा लोगो इस तरह से होना चाहिए, मेरी मेरा मेरा जो है वो यूआरएल वेबसाइट के अंदर नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगा, तो वो जो कहेगा आपको उसको फैसिलिटेट करना है। और आप यकीन जानें कि अगर आप एक सक्सेस स्टोरी इसमें करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर, और आप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे भी दूसरी उस प्रोजेक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं डमी डाटा बनाकर। सेम डाटा जो है वो कभी भी किसी भी कंपनी का जो आपने बना दिया उसको दूसरी कंपनी को नहीं दिखाना कि ये मैंने फ़लाँ के लिए बनाया है, तो ये बड़ा एम्बैरसिंग सा समझा जाता है, क्योंकि आप किसी और कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डाटा को किसी दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो दूसरी कंपनी भी जो है वो उसको नेगेटिव लेगी, आप समझोगे कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी दिखा रहे हो, लेकिन कंपनी उसको नेगेटिव लेगी कि यार देखो मेरे सामने जो है वो दूसरी कंपनी का डाटा खोल दिया है, तो दूसरी कंपनी के सामने मेरा डाटा खोल देंगे अगर इसको जॉब दिया तो फिर वो रिस्क फैक्टर बड़ा आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंशियल लेवल है वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस लेवल पे आपको बहुत ख्याल रखना होगा। एक दफ़ा क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा, आप यकीन करें कि अगर एक जॉब आपने सक्सेसफुली कर लिया, फिर 2 साल के बाद भी उसको कोई नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना होगा ना, वो पहली प्रायोरिटी आपको देगा, क्योंकि उसके साथ आपकी ट्यूनिंग सेट हो गई है एक दफ़ा, तो वो पहली पहली प्रायोरिटी आप होगी उसके लिए। तो हमेशा क्लाइंट की वैल्यू को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। ओके तो आज मेरा ख्याल है अब सारे क्वेश्चंस हमारे पास हो गए हैं, और फर्स्ट 15 मिनट जैसे हमारा ऑलरेडी एजेंडा था कि हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ रहेंगे, और उसको हमने एड्रेस कर लिया है। जो लास्ट सेशन के अंदर एक प्रॉब्लम था, जो जेंडर के अंदर मेल और फीमेल वाला इशू, ये भी सॉल्व कर लिया है। तो जिनको इससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं और जो बाद में ज्वाइन किए हैं, तो वो इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा शुरू के 10 मिनट, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, आज का जो सेशन है वो हमारा बिट इजी होगा और बिट शॉर्ट होगा, बिकॉज के जो एजेंडा में चीज़ें हमने आज कवर करनी है उसमें समझना है कि डाटा डिफरेंट लोकेशन पे अगर हमारे पास है तो ये कैसे आएगा डाटा, और डिफरेंट लोकेशन के अंदर दो मेथड हो सकते हैं कि या तो डाटा जो है वो हमारे पास डिफरेंट शीट्स के अंदर है तो हम कैसे पॉपुलेट करते हैं, डिफरेंट बॉक्स के अंदर है तो ये कैसे पॉपुलेट करते हैं। तो 2-3 एजेंडाज ही हैं आज के हमारे सेशन के अंदर, तो आई एम श्योर कि हम उसको लाइक विद इन आवर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन फिर हम सक्सेसफुली अपने सेशन को वाइंड अप कर देंगे, राइट। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास वो ये कि ड्रॉप डाउन की मदद से हम किस तरह से कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं या हम इंफॉर्मेशन को कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन में डायनामिक चार्ट्स के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किए थे उसमें हमने ड्रॉप डाउन का कॉन्सेप्ट देखा था, चेक बॉक्स को देखा था, स्क्रॉल बटन को देखा था, ठीक है। आई एम श्योर कि अगर आप मेरी 39 अमेजिंग चार्ट्स के टॉपिक को पढ़े होंगे तो आपने वहाँ पर फॉर्म कंट्रोल में ऑप्शन बटन को भी देख लिया होगा, राइट।
अच्छा, अब सवाल ये है कि ड्रॉप डाउन के थ्रू हम डायनेमिकली डाटा को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो ये एक सवाल लास्ट सेशन में था, तो यहीं से स्टार्ट भी करते हैं, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। सपोज कर लें कि मेरे पास डिफरेंट मंथ है और मंथ ज़ाहिर स्टैंडर्ड होते हैं जनवरी टिल दिसंबर, सो मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ और तमाम जनवरी टिल दिसंबर तक का डाटा मंथ पॉपुलेट किया एंड देन उसके बाद मैंने ईयर क्रिएट किए और मेरे पास ईयर 2010 से 2019 तक का एक बिजनेस से रिलेटेड डाटा मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर रैंड बिटवीन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू, बॉटम वैल्यू मुझसे कहता है, मैंने कहा 10 मिलियन मिनिमम सेल्स है एंड 50 मिलियन मेरी मैक्सिमम सेल्स है, सो मैंने यहाँ पर रिजल्ट पॉपुलेट कर दिया और इसे पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। सो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल अल्टर वी एंड देन वी का बटन प्रेस करते हैं एंड देन हम एंटर करते हैं। सो डाटा हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो गया और ये एक नॉर्मल डाटा हमें पॉपुलेट हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब सवाल यह है कि मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहता हूँ या किसी दूसरी शीट पर मैं डाटा एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी भी मंथ को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ तो एग्जैक्टली उससे उसकी जो डिटेल्स है वो मेरे पास यहाँ, उसका जो चार्ट है वो मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट करे। ठीक है, सो मैं एक सिंपल सा कैप्शन दे देता हूँ, सेलेक्ट मंथ, और मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया। सो मैं चला जाता हूँ डेवलपर टैब के अंदर और मैंने यहाँ से फॉर्म कंट्रोल के अंदर कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल को सेलेक्ट किया और सिंपली मैं इसे ड्रैग करता हूँ और इसके अंदर मुझे एक्चुअल में ईयर को लेकर आना है। ठीक है, सो मैं जब इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जा रहा हूँ और मुझसे ये कहता है कि इनपुट रेंज बता दें और शीट 1 में मैं यहाँ से ईयर को सेलेक्ट करूँगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जो डेवलपर टैब का फॉर्मेट सेल है वो कॉलम्स के अंदर वर्क नहीं करता। ठीक है, सॉरी रॉस के अंदर वर्क नहीं करता, वो एक सिंगल कॉलम के अंदर वर्क करेगा, आप देखिएगा। सो मुझसे कहता है कि सेल का लिंक बता दें, मैं इसी के बराबर वाले सेल पे इसे क्लिक कर देता हूँ कि ये इसका सेल लिंक है और ड्रॉप डाउन के अंदर जो लाइन्स है वो 80 पॉपुलेट करें दैन ओके। और जब मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ आप देखें यहाँ पर सिर्फ एक ही साल मुझे नज़र आ रहा है 2010, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी कि ये रॉस के अंदर जो है वो एक्चुअल में काम नहीं करता। तो मुझे क्या करना होगा कि अपने डाटा की इन तमाम रॉस को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और कोई एक हेल्पर सेल मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर आकर इसे ट्रांसपोज कर दिया। डाटा जो है वो मेरे पास रॉस से कॉलम के अंदर शिफ्ट हो गया एंड देन उसके बाद मैं अपने ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल पे चले जाते हैं और यहाँ पर अब जो मुझसे इनपुट की रेंज पूछ रहा है, सो मैंने अपने तमाम ईयर्स को सेलेक्ट किया। इनपुट सेल लिंक हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, ड्रॉप डाउन लिंक्स लाइंस हमारी 80 हैं, देन हम ओके करते हैं। एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पर डिफरेंट ईयर अब हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ उसके उसके डाटा को पॉपुलेट कराना है, सो मैंने इक्वल्स का फार्मूला यूज़ किया या कोई बराबर के सेल पे चले जाते हैं और मैंने इक्वल के साथ इसके मंथ को क्लिक किया और इसे ड्रैग कर दिया। सो मेरे पास तमाम मंथ जो है वो दिसंबर तक पॉपुलेट होना शुरू हो गए और इस मंथ के बाद एग्जैक्टली यहाँ पर उसकी सेल्स अमाउंट मुझे पॉपुलेट करेगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर चार्ट भी क्रिएट करूँगा, जिस भी ईयर को सेलेक्ट करूँगा वो डायनेमिक होगा। ठीक है, तो सेल्स कैसे कॉल करेंगे, बिकॉज के अगर 2014 है तो उसकी सेल्स आएगी, 2015 होगी तो उसकी सेल्स आएगी, तो ये डायनेमिक कैसे हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग फार्मूला बहुत सिंपल यूज़ कर सकते हैं, वी लुकअप इक्वल्स वी लुकअप। सवाल कर रहा है क्या आपको सर्च करना है, मैंने कहा आप इस सेल को सर्च करें और कॉमा, इसे कहाँ से सर्च करना है टेबल बता दें। सो मैंने इसे बताया कि ये मेरा डेटाबेस है, यहाँ से आप इसको सर्च करें और इस टेबल को मैंने या इस डाटा को मैंने लॉक कर दिया, कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस कर दिया एंड देन कॉमा। थर्ड सवाल है कि कौन से कॉलम से डाटा को कॉल करें। अब एक्चुअल में मुझे नहीं पता उस ड्रॉप डाउन में मैंने कौन सा साल सेलेक्ट किया हुआ है, तो पहले इतना समझ लें जो लोग वी लुकअप पहली दफ़ा समझ रहे हैं, वी लुकअप में क्या होता है कि डाटा जिस कॉलम से आपको चाहिए होता है उसका आप इंडेक्स नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो ये डाटाबेस का पहला कॉलम है, 2010 जो है वो सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10 11, टोटल मेरी डाटाबेस के अंदर 11th कॉलम है। ठीक है, और जो ईयर स्टार्ट हो रहे हैं वो एक्चुअली सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो रहे हैं और 11th कॉलम पे ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझसे नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि आपको किस कॉलम से डाटा लाना है, जिस साल का डाटा लाना है। सो मैं जा रहा हूँ अपनी वर्किंग शीट पे और मैं कहता हूँ कि देखो यहाँ पर कौन सा कॉलम नंबर लिखा हुआ है, तो ये कॉलम नंबर लिखा हुआ 6। एक्चुअल में 2015 की जो पोजीशन है वो डेटाबेस में 7th पोजीशन पर है, क्योंकि पहला जो कॉलम है वो मंथ है और आगे 5 कॉलम है, 2011 12
13, 14, देन 15, ठीक है। तो उसकी जो पोजीशन है वो हमें यहाँ पर दिखानी है। तो मैंने कहा कि यार ये जो कॉलम नंबर आ रहा है इसमें आप +1 कर दो, ठीक है, एंड देन एग्जैक्ट मैच करो। वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज किया और इस सेल को मैं लॉक भी कर लेता हूँ F4 करके, ताकि ये अपनी पोजीशन ना हिले, एंड देन इसे ड्रैग करते हैं और चेक करते हैं कि 2015 के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर 44 और 47 मिलियन थी। तो 2015 में ये देखें जनवरी में 44 और 47 मिलियन सेल्स थी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ईयर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 2014 लेता हूँ तो 26 एंड 41 थी। तो आप देखें 26 एंड 41 थी, और अगर मैं 2010 लूँगा तो मेरे पास 11 मिलियन और 43 मिलियन आनी चाहिए। सो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया 10, तो मेरे पास 11 मिलियन और 43 मिलियन यहाँ पर रिजल्ट पॉपुलेट हो रहा है। तो एक्चुअल में हमने वी लुकअप के थ्रू डाटा को कॉल करवाया। इस हेल्पर नंबर की मुझे ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसको टेम्परेरी तौर पर इसके कलर को वाइट कर देता हूँ। ये मेरा एग्जैक्टली डाटा है, और मैं कीबोर्ड से Alt F1 बटन प्रेस करके इसका एक कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर प्रॉपरली टैब जो इंसर्ट का टैब है उसमें जाकर मैं टैब चार्ट क्रिएट कर सकता हूँ। चार्ट की टाइप ले लिए। अच्छा, ये जो डाटा है वो एक्चुअल में, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर सेल्स ना आए बल्कि उस साल का नाम आ जाए जो एक्चुअली इस ड्रॉप डाउन के अंदर लिखा हुआ है, ताकि एक्जैक्टली समझ आए ना। अगर मैं यहाँ पर 2010 लेता हूँ तो कैसे पता चल रहा है कि 2010 का डाटा है, 11 पे क्लिक कर रहा हूँ या सो ऑन। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो हेडर है एग्जैक्टली वो डायनेमिक हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम क्रिएट किया था, नंबर जो क्रिएट किया था इसका, और इसी के आगे मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ, या यहाँ पर मैं ईयर दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ इक्वल्स इंडेक्स। इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है, एक एरे में से डाटा को सर्च करने में करता है। तो सवाल कर रहा है कि जी एरे बताइए कहाँ से डाटा को लेकर आना है। मैंने कहा देखो ये रेंज है, इसमें से आपको डाटा को लेकर आना है, और इस सेल को मैंने लॉक किया F4, ठीक है। एंड देन सिंपली इस रेंज में से सेकंड सवाल है किस रॉ से डाटा को लेकर आए। तो रॉ नंबर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी आ रही है। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, लॉक किया, एंड देन एंटर किया। ये ईयर मेरे पास यहाँ पर डायनामिकली पॉपुलेट हो रहा है। सो अब अगर मैं किसी भी ईयर को सेलेक्ट करता हूँ, आप देखें उसकी सेल्स और उसका ईयर नेम मेरे पास डायनामिकली यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। और एक अकॉर्डिंगली इस सेल को अगर मुझे लिंक करना है, ऑल्दो कि वो कनेक्ट हो गया है, लेकिन अगर ये कनेक्ट ना हो तो हमें क्या करना होगा। हमने सीखा था कि फार्मूला बार में जाके इक्वल्स टू और इस सेल के साथ हम कनेक्ट करेंगे, एंड देन जब हम एंटर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास पॉपुलेट होगा। अब मैं किसी भी सेल पे या किसी भी ईयर पे क्लिक करता हूँ तो इसका रिजल्ट मेरे पास लाइव पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सवाल भी था, और ये एक टॉपिक भी हमारा जो रहता था कि ड्रॉप डाउन की मदद से एग्जैक्टली हम लोग किस तरह से अपने चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और वो लुकअप के ज़रिए हमारे पास पॉपुलेट हो रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैंने ये सपोज़ करें ये सेल्स आ रही है 2014 की, अगर मेरे पास टारगेट अमाउंट भी होती है, मैं टारगेट को भी कॉल करवा लेता तो वो भी पॉसिबल हो जाता, ठीक है। तो इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना एडवांस लेवल पे ले जाना चाहें उतने एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। नाउ क्या आपके पास मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है, जो मैंने पूरा डैशबोर्ड अभी क्रिएट किया है? ओके, ग्रेट। सो आई एम श्योर कि ये जिन साहब का क्वेश्चन था ड्रॉप डाउन वाला वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है सर। कोई सवाल इससे रिलेट है तो जल्दी से देख लेते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। व्हेन आई कनेक्ट स्लाइसर एंड चार्ट्स माय शीट ऑटोमेटिकली गेट क्लोज, व्हाट्स प्रॉब्लम? उमैर, सम सिनेरियोज में ये होता है कि एक्सेल का क्रैक वर्जन जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। तो एक्सेल 2000 सपोज 16 आप यूज़ कर रहे हैं, 13 यूज़ कर रहे हैं, और आपने चार्ट्स की जब कमांड अप्लाई की है, इवन अगर आप स्लाइसर नहीं भी यूज़ करते हैं, 2-4 चार्ट लेते हैं और चार्ट की प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाते हैं तो आपकी एक्सेल क्लोज हो जाती है। तो ये क्रैक का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप अगर नया वर्जन यूज़ कर लें कोई एक्सेल का तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, सो हम चलते हैं अब नेक्स्ट एजेंडा की तरफ, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा क्रूशल है, और वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बिट एडवांस है,
और टॉपिक है कि डाटा अगर हमारे पास डिफरेंट शीट के अंदर है तो उसे हम कैसे लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, और उसका डेफिनेटली हमने डैशबोर्ड बनाना है, एजेंडा हमारा यही है कि हमें डाटा का डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। सो हमने डे वन से जो एचआर की डेटाबेस पे काम किया हुआ है उसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सिंध का एक डाटा जो है वो पॉपुलेट हो रहा है, और तमाम मेरे पास यहाँ सिंध के स्टाफ का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। दैन हम पंजाब पे जा रहे हैं, सो मेरे पास पंजाब का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। केपीके पे आ गए, ये हमारे पास थर्ड शीट पे केपीके का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। एंड देन फोर्थ पे हम जा रहे हैं तो हमारे पास बलूचिस्तान का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। अब ये डाटा जो है ना वो बहुत स्मॉल डाटा है, ठीक है। कहीं पर 100 रॉज है, कहीं पर 50 रॉज है, कहीं पर 60 रॉज है, ये बहुत छोटा डाटाबेस है। अब आप ये मान के चलें कि आपके पास सेकेंडरी सेल्स का डाटा है, और जहां आप एक बहुत ही डिटेल टॉपिक पे काम कर रहे हैं, एक्सटेंसिवली डाटा है, 40-50 कॉलम्स हैं उसके, ए का जेड चल रहा है, सिंपल ए बी सी डी जेड पे नहीं ख़त्म हो रही बल्कि उसके भी आगे शायद बी का जेड आ गया है, ठीक है। और अगर नीचे डाटा में वेट को देखते हैं तो लाइक 100 के करीब जो है वो रॉज उसमें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अब थाउजेंड्स ऑफ रॉज उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि मैंने डाटा को कॉपी पेस्ट करके एक बुक में नहीं लाना है, थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड करेंगे, क्योंकि कंपनीज के अंदर काम कैसे होता है, ठीक है। वो लोग जो कि एक्सेल में कंपनीज में काम करते हैं, उनकी एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि आप डाटा को कॉपी पेस्ट करके एक बुक में ना लाओ, और डाटा को अलग अलग शीट में ही रहने दो या अलग अलग बुक में ही रहने दो, और उसका एक फाइनल पेवट टेबल या जो पेवट चार्ट है वो आप हमें बना के दे दो। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कि आप जब एक्सटेंसिव डाटा पे जा रहे होते हैं ना तो वहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और आप देखिएगा इसका ज़बरदस्त बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। सो मैंने आपको डाटा बता दिया कि मेरे पास सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान का डाटा है, चारों प्रोविंस का, और मुझे इनको मिलाकर एक क्यूमुलेटिवली पेवट क्रिएट करना है। तो जो टॉपिक मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ उसमें दो चीज़ों की मुझे हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। एक तो ये कि मैं डाटा के टैब में चला जाऊँ, और यहाँ पर मेरे पास क्यूरीज एंड कनेक्शंस के अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है जहाँ हम डाटा माइक्रोसॉफ्ट क्यूरीज के ज़रिए लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि डाटा में जब हम, हाँ बिल्कुल अमसल, अगर डाटा को हम कॉन्सोलेट भी कर लेते हैं या डाटा को हम क्यूरीज में जरिए बना भी देते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो ये कि पीछे मास्टर डेटाबेस में कोई चेंजिंग आती है ना तो रिफ्रेश करने से हमारे पेवेट के अंदर वो अपडेट्स नहीं आ रही होती, ठीक है। और उस मेथड से जो एडवांस और ज़्यादा पावरफुल मेथड है वो है डाटा के टैब के अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, ये कहलाता है पावर क्यूरी। सो एक्सेल 2013 के अंदर अगर आप लोग एक्सेल 2013 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पावर क्यूरी आपको गूगल से डाउनलोड करना होगा। आप लिख सकते हैं गूगल पे कि पावर क्यूरी फॉर एक्सेल 2013, तो ये देख लेना कि आपके पास 16 बिट है या 32 बिट है या 64 बिट है, उसी के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करना और सेटअप चला देना, तो आपके पास यहाँ पर पावर क्यूरी का एक टैब आ जाएगा। अगर आप 2016 और 2019 या ऑफिस 365 पे काम कर रहे हैं तो आपको ये हिस्सा बिल्ट इन मिलेगा यहाँ पर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा पावर क्यूरी का। तो ज़ाहिर है जितने एडवांस वर्जन्स माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ करता है तो उसके बेनिफिट्स ही होते हैं, तो आप भी इसी तरह से एक नई यूटिलिटी यूज़ कीजिएगा। और इसमें हमें जाना होगा गेट डाटा के अंदर, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे फ्रॉम ब्लैंक क्यूरी, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, डाटा को किसी वर्कबुक से लाना, CSV फाइल से लाना, वेब बेस लाना, फ्रॉम फोल्डर का टॉपिक हम अभी देख लेंगे, डाटा को किसी SQL से लाना, ओरेकल से लाना, ठीक है, तो Azure से लाना, ये डिफरेंट सोर्सेज दिए हुए डाटा को फैच करने के लिए। तो फिलहाल जो हमारे पास सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है कि डाटा हमारे पास डिफरेंट शीट्स के अंदर मौजूद है और हमें इन तमाम शीट्स को अपेंड कराना है, ठीक है, एक वन गो के अंदर कॉल कराना है। अच्छा, इसमें जैसे अभी एक कंट्रीब्यूशन आया था कि हम कॉन्सोलिडेट भी कर सकते हैं, तो उसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि 4 शीटों को कॉन्सोलिडेट तो कर लिया, लेकिन सपोज करें अगर 5वीं शीट आ गई तो क्या होगा। अच्छा, सपोज करो कि ये प्रोविंस वाइज डाटा नहीं है, सिंध वाइज डाटा है, आपको कराची ने डाटा दे दिया, हैदराबाद ने दे दिया, पंजाब ने दे दिया आपको, सॉरी इस्लामाबाद ने दे दिया आपको, मुल्तान ने दे दिया, अगर आगे लाहौर आ गया, आगे पेशावर आ गया, ठीक है, तो आपके पास और शीटें ऐड होने के चांसेस हैं। तो उस सिचुएशन में कॉन्सोलेटेड जो है वो वर्क नहीं करेगा। फिर आपको एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे डाटा जैसे जैसे आप ऐड करते जाए, आइदर वो शीटों के फॉर्मेट में ऐड होता रहे या नीचे रॉस के अंदर वो ऐड होता रहे, डाटा आपका लाइव हो जाए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, बार बार आपको चेंज ना करना पड़े, ठीक है।
डेली की सेल्स का डाटा है, आज 15 अगस्त की सेल्स है, आपने वो डेट डाल दी, कल 16 तारीख होगी, सपोज करें आप ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं और कल 16 अगस्त की सेल्स हो गई, तो आपने एक नई शीट बनाई, 16 अगस्त की सेल्स डाल दी, आपने पेमेंट पे जाकर रिफ्रेश दबाया, आपका डैशबोर्ड जो है वो लाइव हो गया, 16 अगस्त की सेल्स भी उसके अंदर दिखना शुरू हो गई। तो इस तरह से आपकी नई शीटें रोज़ ऐड होती रहेंगी। तो ये कैसे पॉसिबल होगा डाटा अगर डिफरेंट शीट्स के अंदर है तो, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करने जाएंगे, मैंने अर्ज किया था गेट डाटा के अंदर और फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ब्लैंक क्यूरी के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस काम के लिए हमें एक छोटा सा सोर्स कोड चाहिए होगा, जो कोड में आपको यहाँ पर अभी नज़र भी आ रहा है, और इसमें से जो लाइन आपको चाहिए वो चाहिए सिर्फ इतना सा एरिया, ठीक है। सो कंटेंट में कोड क्या लिखा हुआ है, आप इसको बाद में ज़ाहिर लिख भी सकते हैं, इक्वल्स टू एक्सेल डॉट वर्कबुक ब्रैकेट ओपन फाइल डॉट कंटेंट्स ब्रैकेट ओपन एंड देन इन्वर्टेड कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फाइल डॉट कंटेंट्स का ब्रैकेट क्लोज और एक्सेल डॉट वर्कबुक का ब्रैकेट क्लोज। ये है एम लैंग्वेज का कोड, ठीक है। अच्छा, ये जो कोड है ये केस सेंसिटिव में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है कैपिटल में लिखा हुआ है, बाकी रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो है स्मॉल में लिखे हुए हैं। तो आपको इसी तरह से इसको समझने की कोशिश करनी है, लिखते वक्त भी ख्याल रखना है ये केस सेंसिटिव है, सब स्मॉल में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब कैपिटल में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपकी उस फाइल का पाथ आएगा जिस पर ये फाइल मौजूद है। तो मेरी फाइल मौजूद है डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट, ये वाली फाइल है, ठीक है। लेकिन ये फाइल है किस फोल्डर में, सो फोल्डर का लोकेशन हम लेते हैं, एड्रेस बार पे मैंने क्लिक किया खाली जगह पर, ये उसका पूरा लोकेशन आ गया, मैंने कंट्रोल सी किया कॉपी, अपने नोटपैड को खोला, कंट्रोल वी पेस्ट, तो ये फाइल का पूरा लोकेशन यहाँ पेस्ट हो गया। अच्छा, फाइल के लोकेशन के साथ मुझे फाइल का नाम भी चाहिए, तो लोकेशन आप देखें जब भी चेंज हो रही है यहाँ पर तो उसमें आखिर में बैक स्लैश लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। सी बैक स्लैश कॉलन यूज़र बैक स्लैश HP मेरे सिस्टम का नाम है, डेस्कटॉप डाटा के अंदर, ट्रेनिंग डाटा के अंदर एक्सेल। तो यानी जब भी वो लोकेशन चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली ये लोकेशन बदलने के लिए बैक स्लैश के ज़रिए प्रॉम्प्ट कर रहा होता है। सो मैं बैक स्लैश प्रेस करता हूँ और यहाँ फाइल का नाम है डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट, इसको मैंने F2 किया, कंट्रोल C किया कॉपी एंड देन लास्ट में पेस्ट किया, और हम कर रहे हैं XLSX, फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है XLSX, ये हमने फाइल का पूरा जो नाम है इंक्लूडिंग उसका लोकेशन वो हमने कॉपी कर लिया है। ये हमने क्यों किया, सैयद असगर आपका सवाल है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक ये है हमारा कि अगर हमारे पास डाटा डिफरेंट शीट्स के अंदर या डिफरेंट वर्कबुक्स के अंदर अवेलेबल हो तो उसका पेविट कैसे बनेगा और उसका डैशबोर्ड कैसे बनेगा। क्योंकि इससे पहले जो भी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है उसमें हमने देखा था कि डाटा हमारा एक ही सोर्स पे मौजूद था, यानी एक ही लोकेशन पे डेटाबेस मौजूद थी, एंड देन उसको ही हम यूज़ करते हुए डैशबोर्ड बना रहे थे, पेविट टेबल बना रहे थे। तो अगर आप एक स्मॉल डेटाबेस पे काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में तो ये जो पिछला हमने अब तक पढ़ा था वो सब सही है, लेकिन अगर आप एक डिटेल ऑर्गेनाइजेशन में, एक लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे तो वहाँ चांसेस हैं कि डाटा आपका डिफरेंट शीट पर होगा, आपको उसको एक जगह पर मर्ज करना होगा। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि डाटा का पूरा लोकेशन कोड हमने क्रिएट किया, कॉपी किया, एक्सेल की एक न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं, क्योंकि जो मास्टर वर्कबुक है उसके अंदर चांसेस है कि न्यू वर्कशीट्स आ सकती हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि उसमें 4 प्रोविंस आ रहे हैं, फ्यूचर के अंदर उसमें 5वीं शीट भी आ सकती है, छोटी शीट भी आ सकती है, डेली की सेल्स है तो डाटा डेली की सेल्स का क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग अपनी मास्टर वर्कबुक में काम नहीं करेंगे, सो हम लोग एक सेपरेट बुक क्रिएट करेंगे जिसमें हम इस क्वेरी को क्रिएट करेंगे। सो हम जाएंगे डाटा के अंदर, गेट डाटा के अंदर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक क्यूरी को। ब्लैंक क्यूरी एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट क्यूरीज हैं, ठीक है। तो ये एक्सेल में पावर क्यूरीज के नाम से जैसे मशहूर है, तो ये आपके पास पावर क्यूरी का इंटरफेस जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। और मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि पावर क्यूरी जिनके सिस्टम्स पे नहीं है उन्होंने क्या एक्टिविटी करनी है, जो प्रीवियस वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है, तो उसका सोल्यूशंस मैंने आपको दे दिया है। नाउ अब ये पावर क्यूरी का जब इंटरफेस हमारे पास खोला तो इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्यूरी 1 पावर क्यूरी एडिटर स्क्रीन खुली है, हम एक्सेल के बैक हैंड पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास फार्मूला बार आ रहा है जिस पे कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है। इस जो आपने अभी पूरा कोड लिखा था इस पूरे कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया
एंड देन सिंपली मैं इंटर कर रहा हूँ, और अगर मेरा ये कोड बिल्कुल सक्सेसफुली ठीक होगा तो आप देखें मेरी तमाम जो शीट्स हैं वो यहाँ पर उस लोकेशन से, उस बुक से पॉपुलेट हो गई हैं। सो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले मुझे कहता है कि भाई आपने जो डाटा कॉल किया है वो इन शीट से, जैसे उसका नाम है शीटों का, ये मुझे नज़र आ रहा है, और ये जो डाटा का टेबल है इसके अंदर एक्चुअल में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये डाटा है, और इसका कलर भी डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है, स्लाइडली ग्रीन नज़र आ रहा है। माउस ओवर करेंगे तो हाइपरलिंक का सिंबल आ रहा है, क्लिक नहीं करना है वरना अदरवाइज ये जो डाटा है वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं नीचे देख सकता हूँ ये प्रोविंस सिंध का डाटा मेरे पास आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, सिंध है, शीट है, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरी शीट को देख रहा हूँ तो मुझे पंजाब का डाटा नीचे नज़र आ रहा है, तीसरे को देख रहा हूँ तो मुझे KPK का, एंड दैन फोर्थ को मैं देख रहा हूँ तो मुझे सिटी में क्वेटा का डाटा, सॉरी बलूचिस्तान का डाटा जो है वो पॉपुलेट हो रहा है। तो ये मेरे पास जो है वो बिल्कुल परफेक्ट डाटा जो है वो यहाँ पर कॉल हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ज़रूरत है इस डाटा के कॉलम की, रेस्ट ऑफ द कॉलम्स मेरे लिए यूजलेस है बिकॉज कि सारा डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, पहली चीज़। सो मैंने क्या किया, इस डाटा के कॉलम पर राइट क्लिक किया एंड देन रिमूव अदर कॉलम का ऑप्शन यूज़ किया। सो मेरा फर्स्ट कॉलम रह गया और रेस्ट ऑफ द कॉलम्स हमारे ख़त्म हो गए। अच्छा, पावर क्यूरी में एक चीज़ ख्याल रखना है आपको कि यहाँ पर अंडू का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपको कहीं भी अंडू नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जो भी कुछ आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये अप्लाइड स्टेप के अंदर वो स्टेप्स बन जाते हैं। सपोज करें कि जैसे मैंने अभी रिमूव किए अदर कॉलम्स, तो यहाँ देखें वो स्टेप क्रिएट हो गया, मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो आप देखें दोबारा से मैं अंडू कर दिया एक तरह से, वापस प्रीवियस वाली स्क्रीन पे आ गया। अच्छा, गलती से अगर मुझसे सपोज कर लें ये सिंध की टेबल पे क्लिक हो गया, ये सिंध का टेबल पॉपुलेट हो गया, फिर मुझे याद आया अरे ये तो गलती हो गई, बाकी डाटा तो मैंने मर्ज किया ही नहीं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पर नेविगेशन के क्रॉस के बटन पे क्लिक करना है और डाटा आपके पास दोबारा से अंडू हो गया, एक तरह से उसी पोजीशन पर आ गया। नाउ अब मैं डाटा पर राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड देन रिमूव अदर कॉलम का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। सो डाटा मेरे पास अब ये इन टेबल फॉर्मेट के अंदर है, और इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो कॉलम के नाम है वो नीचे आ रहे हैं, एक्चुअल कॉलम के नाम इस वक्त ऑर्गेनाइज नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसको भी हमें फिक्स करना होगा। फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि अपने डाटा को कंबाइन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास कंबाइन का एक आइकॉन दिया हुआ है, जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझसे कहता है देखें ये एक्सपैंड करने जा रहा है और तमाम डाटा इन कॉलम्स के अंदर मौजूद है। सो अगर ये लास्ट में आपको कभी भी इस तरह से मैसेज दे लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, तो लोड मोर के बटन पे आपको क्लिक करना है, ये डाटा आपके पास पॉपुलेट हो गया एंड देन फाइनली हम ओके करेंगे, ये डाटा आपके पास अवेलेबल हो गया। अब इसमें सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जो कॉलम के नाम है वो रिप्लेस करने हैं हमारी फर्स्ट रॉ के साथ। सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, यूज़ फर्स्ट वॉइस हेडर कर दिया। सो मेरे पास जो हेडर के नाम थे वो एक्चुअल में रिप्लेस हो गए कॉलम के नाम के साथ और ऑर्गेनाइज डाटा हो गया। और अब अगर मैं प्रोविंस पे क्लिक करता हूँ ये क्रॉस चेक करने के लिए कि तमाम प्रोविंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आप देखें ज़बरदस्त डाटा आ रहा है, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध सारे डाटा पॉपुलेट हो रहे हैं, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। नाम इस तरह से क्यों आ रहे हैं, बलूचिस्तान पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ABCD ऑर्डर में चल रहा है, तो ज़ाहिर इसी तरह से पॉपुलेट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करें कि यहाँ पर प्रोविंस नाम की हेडिंग जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो हेडर्स हैं ये हर शीट के अंदर आ रहे होंगे। देखें यहाँ सिटी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, हेडिंग का नाम नज़र आ रहा है। यहाँ मैं हार्ड डेट चलें, बहुत डिटेल है। यहाँ अगर मैं एम्प्लॉयमेंट टाइप को देखूँ तो एम्प्लॉयमेंट टाइप मेरे पास आ रहा है। तो अगर मैं इसके चेक को हटा दूँ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप पे चेक लगा दूँ और ओके करूँ, तो आप देखें ये मुझे हर शीट के अंदर जो मेरे टेबल के नाम थे, 4 शीटों से डाटा लिया था ना हमने, तो आप देखें ये जो 3 रॉज हैं ये रिपीट हो रही हैं। ज़ाहिर शीट के टॉप पर हेडर दिया हुआ था इसलिए वो हेडिंग भी यहाँ पर आ रही है, और जो एक्चुअल हमारा हेडर था शीट 4 का वो तो हमने उसको अपने कॉलम का हेडर बना दिया, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो 4 हमारे पास ये 3 और जो हेडिंग्स आ रही है ये मुझे नहीं देखनी है। तो हमें क्या करना होगा, किसी भी इस कॉलम पर रहते हुए उसके सेलेक्ट ऑल पे चेक लगाया और उसकी जो मेन हेडिंग रिपीट हो रही है, जो आप चाहते हो कि रिपीट ना हो, उससे चेक हटा दिया। तो उससे चेक हटाने से फ़ायदा ये होगा कि हर कॉलम से वो जो हेडिंग रिपीट होती है, जैसे प्रोविंस यहाँ रिपीट हो रहा था ना, आप देखें अब वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिटी को पहले देख रहा था, अब देखें वो सिटी यहाँ से ऑफ हो गया, बिकॉज कि आपने एम्प्लॉयमेंट टाइप के ऊपर फिल्टर लगाया और आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट टाइप की हेडिंग हटा दो, कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट जो डाटा है वो पॉपुलेट करें। तो चीज़ें जो है वो हमारे पास बेहतरीन तरीके से पॉपुलेट हो गई, ज़िंदगी हमारी जो है वो आसान हो गई। अच्छा, अब एक्चुअल में हमने करना क्या है, मेनली अब मुझे करना यह है कि यहाँ पर इस डाटा को, ये डाटा मेरा मर्ज हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अगर ये कॉलम की टाइप ऑर्गेनाइज नहीं आ रही, जैसे इसका जो कॉलम का नंबर है वो 1 2 3 आ रहा है, यानी ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा है,
ये ABCS के मतलब है कि इसमें टेक्स्ट डाटा है, ठीक है, ये डेट डाटा है। तो कभी आपके पास कॉलम के रिकनाइजेशन या उसकी जो डाटा टाइप है वो ऑर्गेनाइज नहीं आ रही हो, तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है कि आप कंट्रोल A प्रेस करते हैं, सेलेक्ट ऑल, ट्रांसफॉर्म के टैब में जाते हैं और डिटेक्ट डाटा टाइप कर देते हैं। तो आपके तमाम कॉलम की डाटा टाइप को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से इसकी कॉलम की टाइप को सेट करता है। इस सिचुएशन में तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज था, ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया पॉइंट बता दिया। अच्छा, अब चूंकि ये चारों बुक्स का डाटा अपेंड हो चुका है, सॉरी चारों शीट्स का डाटा अपेंड हो चुका है, सो इसकी क्यूरी को मैंने एक नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल नाम दे दिया ऑल प्रोविंस, ठीक है, एंड देन एंटर। ये इस क्यूरी को एक प्रॉपर नाम दे दिया। फाइनली मैं क्लोज होम के टैब में जा रहा हूँ एंड देन क्लोज एंड लोड के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब क्लोज एंड लोड के बटन पे दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है क्लोज एंड लोड और दूसरा है क्लोज एंड लोड टू। जब आप क्लोज एंड लोड करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो भी डाटा है वो आपने जो एक्सेल की बुक अभी बनाई है ना, न्यू वर्कबुक, उसके अंदर ये डाटा डंप हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि ये डाटा वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लाइक 400-500 रॉस का डाटा था, तो अगर ये एक्सेल पर डंप भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, आपको रिव्यू करने में भी आसानी होगी। टेबुलर फॉर्मेट में डाटा आ जाएगा मर्ज होकर और उसकी दूसरी शीट पर आप पेवेट बना लोगे, ठीक है, जो हमने पहले सीखा हुआ है। लेकिन सपोज करें कि आपका ये डाटा मिलियंस के अंदर होता, आपके पास 4 शीट होती और हर शीट पे सपोज करें जी किसी में 7 लाख रिकॉर्ड्स होते, किसी में 8 लाख रिकॉर्ड्स होते, किसी में 10 लाख रिकॉर्ड्स होते, तो आप उसको लोड करके एक्सेल की शीट पे डंप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल की कैपेसिटी कितनी है, 1,48,576। तो अगर एक शीट पे डाटा सपोज करें 1 मिलियन है, दूसरी शीट भी 1 मिलियन है, तो वो डंप होकर डाटा गिरेगा नहीं आपको, ठीक है, उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा कि कुछ डाटा गिर रहा है, कुछ डाटा नहीं गिर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको लग रहा है कि यार मिलियंस में डाटा है और आप डाटा को एक्सेल पे नहीं गिराएंगे ताकि आपको 100% डाटा मिले, तो आप करेंगे क्लोज एंड लोड टू। मैं दोनों प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मान के चलते हैं कि ये मेरा एक छोटा सा डाटाबेस है और मुझे इसको एक्सेल पर डंप करना है, ठीक है। तो मैंने किया क्लोज एंड लोड और आप देखिएगा कि यहाँ पर पेवेट जैसे टेबल डाटा गिर रहा होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से टैबुलर फॉर्मेट के अंदर ये डाटा यहाँ पर आ गया और क्यूरीज एंड कनेक्शंस के तौर पर यहाँ पर एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। प्रोविंस पे जाकर मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, ये देखिए चारों प्रोविंस आ रहे हैं और तमाम रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो रहे हैं, ठीक है। 425 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, अब सपोज करें कि मैं इसका पेवेट बना लेता हूँ। सो मैंने क्या किया, इंसर्ट में गए, आपको पता है पेवेट टेबल पे चले गए, सेलेक्ट द पेवेट टेबल, डाटा पूछता है कहाँ है, मैंने कहा ये डाटा है, कहाँ बनाना है, एक न्यू शीट पे पेवेट बना दो, ओके, ये पेवेट आ गया। और इस पेवेट की स्क्रीन पे मैंने कहा कि प्रोविंस वाइज मैं सैलरी कितनी पे कर रहा हूँ वो मुझे दिखा दो, तो इसने मुझे प्रोविंस वाइज सैलरी का डाटा पॉपुलेट कर दिया। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे प्रोविंस जो हमारी उस डाटाबेस के अंदर मौजूद थे, मास्टर डाटाबेस जिसमें 4 शीटें थी, वो यहाँ नजर आ रही है। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि मैं अपनी मास्टर डाटाबेस में जा रहा हूँ और उसमें एक प्रोविंस की जगह एक नया प्रोविंस ऐड कर देता हूँ, सपोज जीबी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, गिलगित बिल्गिस्तान में ऐड कर देता हूँ। तो मैं बलूचिस्तान की पूरी शीट को राइट क्लिक कर रहा हूँ, मूव वो कॉपी शीट कर रहा हूँ और इसकी डुप्लीकेट एंड पे क्रिएट कर रहा हूँ और इसको नाम कर देता हूँ जीबी और प्रोविंस में इसका नाम कर देता हूँ जीबी, ठीक है। सो ये एक नया डाटा मेरे पास पॉपुलेट हो गया और इसका मैंने एक सिटी ऐड कर दिया, सपोज हुंजा। सो ये एक डाटा मेरे पास पॉपुलेट हो गया जिसके सीरियल नंबर अब 450 से स्टार्ट हो रहे हैं, 451, क्योंकि जो पिछले रिकॉर्ड थे मेरे ख्याल से वो 425 तक ऑलरेडी थे। ये एक नया डाटा मेरे पास क्रिएट हो गया, 450 से लेकर 516 तक की एक नई शीट यहाँ मेरे पास क्रिएट हो गई है जीबी के नाम से। इस फाइल को मैंने सेव किया, क्लोज किया, अपनी मास्टर डेटाबेस पर आते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन के टैब में गए, आपको मैं ये दिखा दूं कि प्रोविंस में इस वक्त जीबी नहीं आ रहा, ठीक है। और उसके बाद मैं डिज़ाइन के टैब में गया और मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश का बटन प्रेस किया। उसके बाद मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें जीबी का डाटा मेरे पास पॉपुलेट होना शुरू हो गया और इसकी आईडी है 450 से 416। तो ये हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई, सिंगल क्लिक के ऊपर डाटा जो है वो लाइव पॉपुलेट होना शुरू हो गया डेटाबेस के अंदर। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, पेवेट पे आते हैं, यहाँ पर जीबी का डाटा अभी तक नहीं आया है, सो हम जा रहे हैं एनालाइज के टैब में, यहाँ से रिफ़्रेश के बटन पे प्रेस किया,
यहाँ देखें जीबी का डाटा भी जो है वो पॉपुलेट होना शुरू किया। और जीबी को चूंकि बलूचिस्तान से उठाया था तो दोनों नंबर हमारे बिल्कुल सेम है, डाटा लाइव हमारे पास पॉपुलेट हो रहा है। तो हमने सीखा कि अगर डाटा हमारे पास डिफरेंट शीट के अंदर है और हमें उसे कंबाइन करके एक शीट पे डाटा को पॉपुलेट करना है तो उसका मेथड क्या होगा, ये टेक्निक्स हमने देखी। और उसके बाद हमने देखा कि मास्टर डेटाबेस में हम डाटा को सिर्फ ऐड या डिलीट या सब्सट्रैक्ट करते रहें और अपनी इस शीट पर, वर्किंग शीट पर आकर सिर्फ रिफ्रेश का बटन प्रेस करें, हमारी ज़िंदगी आसान है, डाटा लाइव पॉपुलेट होगा। ठीक है, तो ये एक पूरी जर्नी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। सपोज करें कि ये डाटा मेरे पास मिलियंस के अंदर है और ये डाटा यहाँ पर पॉपुलेट ही नहीं हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहला काम आपको करना ये होगा कि आपको क्लोज एंड लो टू, इससे पहले वाली जो स्क्रीन थी ना, यहाँ से पावर क्यूरी में कैसे जाएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है एडिट। आप एडिट के बटन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पावर क्यूरी का वही इंटरफेस मिल जाएगा। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे पावर क्यूरी में वापस जाना है तो दिस इज़ द वे जिससे आप वापस पावर क्यूरी में आ सकते हैं, राइट। अच्छा, तो अगर आपका डाटा मिलियंस के अंदर है और जैसे हमने अर्ज किया कि उस पूरे डाटा को हमने एक्सेल पे हम नहीं गिरा सकते, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेल के बैकएंड पे स्टोर कर दोगे और उसके लिए आपको जाना होगा क्लोज एंड लोड टू पर। अब ये क्लोज एंड लोड टू मेरे पास क्यों डिसेबल है? बिकॉज कि मैंने डाटा जो है वो क्लोज एंड लोड करवा दिया है। ठीक है, शीट पे डाटा आपने देखा था कि डंप हुआ है, इसलिए क्लोज एंड लोड टू मेरा वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा यहाँ से एग्जिट होते वक्त कि आपको क्लोज एंड लोड करना है या क्लोज एंड लोड टू करना है। अच्छा, सपोज करें कि मैंने गलती से क्लोज एंड लोड कर दिया, अब मुझे लोड टू करना था, तो भी कोई बिग डील नहीं है। आपको अपने डाटा पे राइट क्लिक करना है और यहाँ दिया हुआ है लोड टू। जैसे ही लोड टू के बटन पे क्लिक करेंगे, डाटा हमने पिवट टेबल फॉर्मेट के अंदर जो है वो डंप करना है, बल्कि सॉरी, हमें करना है क्रिएट ओनली कनेक्शन। ठीक है, क्रिएट ओनली कनेक्शन के तौर पर लेना है और हमने ओके करना है। हमें एक एरर दे रहा है, दिस क्यूरी इज करंटली कनेक्टेड टू द टेबल फॉर योर वर्कबुक, लोडिंग योर क्यूरी कनेक्शन विल बी डिलीट द टेबल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। क्या करेगा कि ये टेबल यहाँ से ऑफ कर देगा और ये क्यूरी को बैकएंड पे एज अ मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा। सो हम कहते हैं यस तुम ऐसे कर लो और आप देखिए कि इसने डाटा जो है वो बैकएंड पे एक क्यूरी बना कर रख ली है, डाटा स्क्रीन से आउट हो गया है, डंप कर दिया हमने बैकएंड पे। अब जो डाटा आपने, चूंकि मिलियंस के अंदर है, आप एक्सेल पे उसको गिरा ही नहीं सकते, तो आपने क्यूरी बना दी, चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया। लेकिन अब इसका पेविट कैसे बनेगा? बिकॉज कि जब हम इंसर्ट में जाएंगे और हम पेविट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमसे सवाल करेगा कि सेलेक्ट द टेबल और रेंज के भी डाटा कहाँ है आपका। तो इससे पहले तो हमने देखा था कि डाटा अगर शीट पे था तो रेंज हम बना लेते थे आसानी से, तो वो बड़ा आसान मेथड था। लेकिन अब इस सिचुएशन में डाटा तो शीट पर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स करेंगे, चूज़ कनेक्शन में जाएंगे और हमने यहाँ पर क्यूरीज में ऑल प्रोविंसेस का जो कनेक्शन बनाया हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम ओपन करेंगे। इस तो उसको डाटा मिल गया यहाँ पर और हमें इसी वर्कशीट पे सपोज पेविट बनाना है। सो मैंने इसी एग्जिस्टिंग शीट पर सेल A1 पर पेविट बनाना है एंड देन ओके किया। ये डाटा हमारे पास यहाँ पर पेविट फॉर्मेट में आ गया एंड देन सिमिलरली अगेन मैंने यहाँ से प्रोविंस पे क्लिक किया और सपोज करें मैं इसकी टोटल कंपोजिशन पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए मुझे वो सारे प्रोविंसेस जो है वो नज़र आना शुरू हो गए और एक कंप्लीट पेविट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो दिस इज़ द होल जर्नी कि जब आपके पास डाटा अगर डिफरेंट शीट के अंदर है, बुक आपके पास एक ही है, तो आप डायनेमिकली लिंक्स कैसे क्रिएट करेंगे जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प देगी। एक दफ़ा मेहनत करनी है, ज़िंदगी आपकी आसान है। आपको पता है कि इसके पेविट्स मैंने बना दिए, इससे चार्ट्स मैंने बना दिए, उसको लाइव मैंने डैशबोर्ड के अंदर दिखा दिया, तो पीछे मास्टर डाटा में जब भी चेंज होगा यहाँ का सिर्फ मैंने रिफ्रेश ही दबाना है, डैशबोर्ड पे जाकर मैंने रिफ्रेश ही दबाना है, मेरी पूरी जो एक्टिविटी है वो लाइव होगी, एक सिंगल क्लिक के ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त जर्नी है। तो कोई भी सवाल अगर यहाँ तक किसी के पास है तो पूछ सकता है। अगर ये क्लियर है टॉपिक तो फिर हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कुछ हद तक इससे सिमिलर ही है कि डाटा अगर डिफरेंट बुक्स के अंदर हो तो उसको हम कैसे आपस में कॉन्सुलेट करते हैं, डाटा को कैसे मर्ज करते हैं और उसका हम कैसे पेविट का पार्ट बना सकते हैं। तो अगर किसी के पास कोई सवाल है तो अगेन यहाँ पर ड्रॉप कर दें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
अच्छा, मोहम्मद आतिफ, एक सवाल जैसे आपने कहा कि अगर डेटाबेस के अंदर शीट अपडेट या करेक्शन की नीड होगी तो क्या करेंगे, तो आपकी जो मास्टर डेटाबेस है वो अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है ना। तो आप मास्टर डाटा में ही जाएंगे और जो भी इसमें करेक्शन करनी है डेफिनेटली आप उसमें करेक्शन करेंगे और उसका रिजल्ट यहाँ रिफ़्रेश करने से आपको लाइव नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं जीबी का डाटा ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, तो मैं अपनी मास्टर शीट पे जाता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, जीबी के डाटा की पूरी शीट को मैंने डिलीट किया, फाइल को कंट्रोल एस प्रेस किया, अपनी इस पेवेट की स्क्रीन पर आए, रिव्यू के टैब, एनालाइज के टैब में गए और यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश का बटन प्रेस किया, आप देखें जीबी का डाटा यहाँ से ऑफ हो गया। तो इसका मतलब है कि मास्टर डाटाबेस में जब भी आप कोई चेंज करना चाहेंगे वो आप चेंज करेंगे और उसका रिफ्लेक्शन आपकी इस स्क्रीन पर जो है वो लाइव आपको नज़र आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डाटा पे। ये डाटा जो है वो मोहताज से मैंने डे 1 की शीट पे दिया हुआ है। ये जो एचआर की डेटाबेस है ये वाली फ़ाइल मैंने डे 1 सबसे शेयर की हुई है, मैंने वही शेयर फाइल यूज़ की है, मैंने कुछ नई फाइल नहीं यूज़ की है, इसीलिए ताकि आपके पास ये डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास नहीं है तो काइंडली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोहम्मद आकाश, बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर डाटा आपका मिलियंस के अंदर है और डिफरेंट शीट्स के अंदर डाटा है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क तो ज़रूर आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कैसी मशीन यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोर आई 7 या कोर आई 9 की मशीन है, जनरेशन 7 या जनरेशन 9 की मशीन है, तो फिर तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज़ करें कि कोई पुरानी मशीन है आपके पास और रैम उसकी कम है, तो डेफिनेटली रिफ़्रेश होने पे, सेफ़ होने में, हर चीज़ में फिर आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मुश्किल हो सकती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट हमारा टॉपिक है कि डाटा हमारे पास यही है और इस डाटा को अगर मैंने डिफरेंट बुक्स से लेकर आना है तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो आप देखिए मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, डाटा फ्रॉम डिफरेंट बुक, और इसके अंदर मैंने सेम वही 4 फाइल्स जो अभी मैंने आपको दिखाई थी जिसमें 4 शीटें थी, वैसी ही उन चारों शीटों को मैंने इन 4 बुक्स के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो डाटा वही है, बस आप ये समझ लें, चेंज उसके अंदर कुछ नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये आएगा अब की बार कि मुझे इस फोल्डर से एक्चुअल में डाटा को लेकर आना है और इस डाटा को आपस में कंबाइन करना है एंड देन उसके बाद डाटा को पॉपुलेट करना है। अच्छा, फोल्डर से डाटा को लाने में एक अच्छी बात हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि अगर इस फोल्डर में हम किसी फाइल को ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी मास्टर फाइल के अंदर आएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि शीट के अंदर जब हम एक नई शीट ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। सेम तरीके से इस फोल्डर के अंदर भी जब हम नई फाइल ऐड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे पास जो है वो क्रिएट होगा। तो सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि एक्सेल की एक न्यू वर्कबुक ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं डाटा को लेकर आ रहा हूँ किसी दूसरे फोल्डर से। सो ऐसा करने के लिए अगेन मैं डाटा के टैब में जा रहा हूँ और यहाँ से गेट डाटा के ऑप्शन में फ्रॉम फाइल के अंदर और फ्रॉम फोल्डर का ऑप्शन में यूज़ कर रहा हूँ। फ्रॉम फोल्डर करने के बाद इसने मुझसे कहा ब्राउज़ करें, डाटा आपका किस लोकेशन पे मौजूद है। सो मैं ब्राउज़ करूँगा और उस लोकेशन से अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करूँगा। सो मैं जा रहा हूँ ब्राउज़, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप डाटा के अंदर, ट्रेनिंग डाटा के अंदर, एक्सेल डैशबोर्ड के फोल्डर में, अगस्त 15 के फोल्डर में मेरे पास डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक के नाम से एक फ़ोल्डर है। यहाँ इसके अंदर चारों बुक्स मौजूद हैं। सो मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट किया एंड देन ओके करते हैं। सो अब ये डाटा जो है वो पावर क्यूरी के इंटरफेस पे खुलने जा रहा है, ठीक है। सो इसने मुझे बताया कि जो आप डाटा लेकर आ रहे हैं वो एक्चुअली कंटेंट फॉर्मेट में है, बाइनरी है। उसमें जो बुक्स आपने सेलेक्ट की हैं वो बलूचिस्तान एक्सेल एक्स है, KPK है, पंजाब है, सिंध एक्सेल एक्स है। उसके एक्सटेंशंस नज़र आ रहे हैं, पीरियड कब भी है, उसकी डेट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, उसका पूरा लोकेशन मुझे नज़र आ रहा है। सो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ट्रांसफॉर्म डाटा, कैंसिल, सबको पता है कैंसिल करेगा। लोड करने से ये डाटा यहाँ पर लोड कर देगा इसी फॉर्मेट के अंदर। और कंबाइन के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन हम करेंगे पहले ट्रांसफॉर्म के अंदर, क्योंकि कंबाइन करने से पहले हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, आपस में मर्ज करना होगा। सो वंस जो स्क्रीन आपको नज़र आई थी उसी तरह की स्क्रीन यहाँ पर अब पावर क्यूरी इंटरफेस में हमें नज़र आएगी।
राइट सो उसी तरह की स्क्रीन देखें हमें नज़र आ रही है। जो एक्चुअल डाटा है वो हमारा अब की बार यहाँ बाइनरी के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन पहले जो सिचुएशन थी उसमें क्या था कि डाटा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आ रहा था। अब के पास जो सिचुएशन है उसमें क्या है कि डाटा हमें यहाँ बुक्स के फॉर्मेट के अंदर नज़र आ रहा है। तो नीचे बुक्स नज़र आ रही हैं, रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आगे डिटेल्स हैं उसकी, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में ये कंटेंट का कॉलम चाहिए, सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया एंड देन रिमूव फॉर द कॉलम किया, ये कंटेंट का कॉलम मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ से इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की, लाइक इनकी बुक्स को अगर मैंने आपस में इवेल्युएट या आपस में कंबाइन करने की कोशिश की, तो आप देखिएगा कि ये जो रिजल्ट है वो मेरे पास बहुत अप्रोप्रिएटली क्रिएट नहीं होगा। लाइक देखें से बलूचिस्तान का डाटा जो है वो यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। तो हमें करना ये होगा एग्जैक्टली कि इसमें जो बुक्स हैं उसको एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जो है वो एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फार्मूला फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है आपके लिए, और इसका कोड आप जो है वो लिख सकते हैं। और कोड है एग्जैक्टली इसका गेट एक्सेल डॉट वर्कबुक, दैट्स इट, ठीक है, एक्सेल डॉट वर्कबुक। सो मैंने इस कोड को एक नए कस्टम कॉलम में लिखना है। सो मैं जा रहा हूँ ऐड कॉलम में, कस्टम कॉलम, और कस्टम कॉलम में मैं कॉलम का सबसे पहले नाम दे रहा हूँ। जो मैं कस्टम कॉलम का मतलब है कि आप एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप एम लैंग्वेज लिखोगे। सो मैं यहाँ पर एक हेडर दे देता हूँ गेट डाटा, कॉलम का नाम है गेट डाटा, और मैं इसको नाम देता हूँ एक्सेल डॉट वर्कबुक ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद कंटेंट नाम के कॉलम से आप डाटा को लेकर आ जाओ। तो ये मेरे पास जो है वो कंटेंट नाम का कॉलम है। मैं ऐसे कहता हूँ कि आप एक्सेल डॉट वर्कबुक कंटेंट नाम के कॉलम से लेकर आ जाओ। अगर मेरे सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है तो ये मुझे नीचे मैसेज दे देगा। फाइनली मैं ओके करूँगा, ये डाटा देखें मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो गया, जिसके अंदर एक्चुअल में टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डाटा जो है वो अब नज़र आ रहा है। इस बाइनरी के कॉलम की मुझे नीड नहीं है, सो मैं इसे रिमूव करता हूँ और इस डाटा को मैं यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ, लोड मोड करके एक्सपेंड करता हूँ। ये देखें डाटा मेरे पास यहाँ पर शीट के अंदर से पॉपुलेट हो गया, और आगे की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल वैसी है जो पहले हम थोड़ी देर पहले देख चुके थे। टेबल नाम के कॉलम के अंदर डाटा पड़ा हुआ है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक एंड रिमूव अदर कॉलम कर दिया। ये डाटा जो है वो मेरे पास यहाँ पर अब नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। सो मैंने इसको, अगर अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो फर्स्ट लाइन है ये हेडर भी बन जाए, ठीक है, तो इसका भी एक कोड है। और अगर नहीं तो फिर हमने सीखा है कि हम इसको एक्सपेंड कर दें और यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर कर दें, तो ये टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो कोड है टेबल डॉट प्रोमोट हेडर्स। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, फ़िलहाल अपने कोड एरिया में जा रहा हूँ, एक नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर ऐड कॉलम के अंदर कस्टम कॉलम, और इसका नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल हेडर्स, और इस पर मैं कोड पेस्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन, गेट डाटा डॉट डाटा। गेट डाटा डॉट डाटा कौन है, ये मेरे इस एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम है जिसमें से मैं कहता हूँ कि आप विथ हेडर डाटा को जो है वो लेकर आ जाओ, एंड देन सिंपली ओके। ये डाटा देखें विथ हेडर अब मेरे पास आ रहा है। पहले वाले कॉलम में क्या मसला था कि इसमें हेडर नहीं आ रहा था, ये देखें, और दूसरे वाले में क्या बेनिफिट हुआ कि विथ हेडर डाटा जो है वो पॉपुलेट होना शुरू हो गया। सो मैं इस गेट डाटा डॉट डाटा के कॉलम को रिमूव कर रहा हूँ, और दूसरे जो मेरे हेडर का कॉलम है इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पर सारे कॉलम्स आ रहे हैं, लोड मोर एंड देन ओके। ये डाटा हमारे पास पॉपुलेट हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कॉलम के नाम है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, हर कॉलम के नाम में हेडर्स लगा हुआ है। एक चीज़, दूसरा कॉलम की जो डाटा टाइप है वो भी ऑर्गेनाइज नहीं है। सो मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल, ट्रांसफॉर्म के टैब के अंदर डिटेक्ट डाटा टाइप, तमाम कॉलम की जो डाटा टाइप है उसको डिटेक्ट किया, और कॉलम के नाम को अब मुझे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और हर एक के अंदर जो ये हेडर दिया हुआ है इसको मुझे मिटाना होगा, वरना एक्चुअल में हम अपनी शीट में जो कॉलम के नाम आ रहे होंगे उसमें हर एक से पहले हमें हेडर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इससे रिलेट ओके हैं तो आप इस पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसे फ़िलहाल मिटा देते हैं। ना ये वंस मैंने, अब आगे के मैं क्लीन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ जो डाटा है, डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक, इसी क्यूरी को यही नाम रहने देते हैं, और मैं होम के टैब में जाके क्लोज एंड लोड टू कर देता हूँ। क्लोज एंड लोड का फ़ायदा हमने सीखा था क्या होगा कि आपका वो डाटा वर्कबुक के अंदर डंप हो जाएगा, और क्लोज एंड लोड टू करने से क्या होगा कि डाटा जो है वो वर्कबुक पे डंप नहीं होगा बल्कि क्यूरी बन जाएगा। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि आप ओनली क्रिएट कनेक्शन करें। देखिए वही स्क्रीन आ गई ना, एंड देन सिंपली हम ओके करते हैं, इसका कनेक्शन यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया।
राइट। अब इस कनेक्शन से मुझे पेवेट बनाना है, सो मैं इंसर्ट में चला जाता हूँ, पेवेट टेबल पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यूज़ एक्सटर्नल कनेक्शन से जाकर डाटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कबुक ले लेता हूँ एंड देन ओके कर देता हूँ और एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर ही डाटा को लाइव में दिखाना शुरू कर देता हूँ एंड देन ओके, ये डाटा मेरे पास लाइव यहाँ पर डंप होना शुरू हो रहा है पेवेट के फॉर्मेट के अंदर। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो लाइव हो रही है। अब मैं इसके अंदर अपने प्रोविंसेस को ले लेता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पर प्रोविंस और प्रोविंस के अंदर हमने टोटल कंपनसेशन यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये चारों प्रोविंस उस बुक के अंदर, उस फोल्डर के अंदर 4 बुक्स थी, चारों का डाटा यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि अपनी मास्टर बुक में जा रहे हैं, फोल्डर में जा रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है इसमें मैं एक और सिंध की फ़ाइल को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसका नाम कर देता हूँ GB और इसको ओपन करके इसका जो प्रोविंस है इसको मैं कर देता हूँ GB और इसके सिटी को मैं कर देता हूँ हुंजा और ये फाइल में सेव कर लेता हूँ। इसका रिकॉर्ड ID 450 से स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास सीरियल नंबर भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है और मैं यहाँ आकर अब अपनी इस एनालाइज के टैब में जाकर रिफ्रेश ऑल का बटन प्रेस करता हूँ। आप देखें GB का डाटा जो है वो हमारे पास लाइव पॉपुलेट होना शुरू हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि पूरी स्क्रीन जो है वो हमारी सिंगल क्लिक के ऊपर आ गई। अब आपके पास डेली की सेल्स का डाटा आ रहा है, आपके पास सिटी वाइज डाटा आ रहा है, आपके पास ब्रांचेस का डाटा आ रहा है, स्टोर का डाटा आ रहा है। आप इस फोल्डर के अंदर बस फाइलों को डंप करते रहें। जैसे जैसे आप इसमें चेंजिंग करेंगे ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन आपको आपकी मास्टर फाइल पे नज़र आएगा। और अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ GB का डाटा मैंने ऐड किया, आपने देखा ऐड हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं GB का डाटा यहाँ से फाइल को डिलीट कर रहा हूँ और अपनी वर्किंग शीट पर आकर रिफ्रेश ऑल का बटन प्रेस करता हूँ। सो ये डाटा मेरे पास यहाँ से ऑफ भी हो गया, राइट। तो हम अपनी पूरी स्टेटमेंट को अगर समझें तो हमने सिंगल क्लिक के ऊपर अपने पूरे डैशबोर्ड को लाकर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी आसान कर दी है। थैंक यू मोहम्मद आकाश। राइट, तो कोई सवाल किसी के पास, अगर कोई सवाल है तो मैं उसको एड्रेस करने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज़ फिर सेशन हम यहाँ पर अपना वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे। आप में से काफ़ी दोस्त जो है वो फेसबुक पे ऑलरेडी ऐड हैं और अगर नहीं भी हैं तो आपके पास मेरा ID आ रहा है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। कभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे, जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं डेफिनेटली आपकी उसमें हेल्प करता रहूँगा। और एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है या डैशबोर्ड एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऑन गोइंग बेसिस पर है, ठीक है। एक्सेल ना ख़त्म होने वाला प्रोग्राम है, तो आप जितना उसमें सीखते जाएंगे आपको उतना ही उसमें मज़ा आएगा, आप नई चीज़ों को उसमें एक्सप्लोर करने में कामयाब होंगे। तो मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन होगी कि आप अपनी लर्निंग को हमेशा ऑन रखिएगा, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि आप नई चीज़ों को डेफिनेटली लर्न कर सकें, आगे बढ़ सकें। अच्छा, उमैर इलेक्शन का जो डैशबोर्ड बनता है वो एक्सेल पे भी नहीं बनता है, ठीक है। तो वो इतना एक्सटेंसिव डाटा जो है वो एक्सेल पे नहीं बनता है। आप जब अगर इस तरह की चीज़ों को डेफिनेटली अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ओरेकल, SAP, ERP चल रहा होता है और उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, डाटा बैकएंड से वेब बेस्ड चल रहा होता है, नादरा के साथ कनेक्टिविटी होती है। तो जिस इंस्टीट्यूशन का आप नाम ले रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स, रीजंस, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और अगर आप डाटा को जो है वो लाइव दिखाना चाहते हैं, सपोज करें डिफरेंट सोर्सेज पर डाटा आपका है, तो फिर आप गूगल फॉर्म, गूगल शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट डाटा इंसर्ट होता रहेगा गूगल फॉर्म के अंदर और यहाँ आप रिफ़्रेश करेंगे। और इवन पेवेट के अंदर भी जो है वो आप जो है वो दे सकते हैं कि इसकी रिफ़्रेश का जो ऑप्शन है वो एवरी डैश मिनट डिफाइन कर दें, ठीक है। तो हमें क्लिक करना पड़ता है ना रिफ़्रेश के लिए, तो अगर मैं इसे देता हूँ 1 मिनट कम से कम होता है, तो मैंने रिफ़्रेश एवरी 1 मिनट कर दिया और ओके कर दिया। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका डाटा लाइव गिर रहा है गूगल फॉर्म से और आपने यहाँ पर डाटा गूगल फॉर्म से इंसर्ट किया हुआ है, तो जैसे जैसे डाटा वहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ रिफ़्रेश करेंगे, सॉरी ये 1 मिनट के बाद रिफ़्रेश होगा और डाटा आपका लाइव जो है वो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर है। सर हम वेबसाइट पर डैशबोर्ड को दिखा चुके हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखिए मोहम्मद आकाश, वेबसाइट पर जो डैशबोर्ड आप दिखाते हैं वो एक्सेल डैशबोर्ड के अंदर तो मुश्किल होती है क्योंकि एक्सेल की तो फाइल बन जाती है ना,
तो मैंने जवाब दिया था कि आप उसकी पीडीएफ बना दें, तो अगर क्लाइंट डाउनलोड भी करता है या आपके फेसबुक पर आप रख देते हैं, आप लिंक्डइन पे रख देते हैं, ठीक है, कि इफ़ एनीबडी वांट टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ डैशबोर्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, तो आपने पीडीएफ फाइल बना कर रख दी 3 4 5 पेज जो भी आपने बनाए हुए, तो उसमें विजुअल्स नज़र आ रही होंगी डेफिनेटली, क्लिक्स लिंक्स और इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, तो आप सिर्फ डेमो के तौर पर उसको देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि जी क्लाइंट को जो है वो उसकी स्लाइसर पे क्लिक करने से क्या होगा, इस पे क्या होगा, तो जाफ़र ने एक बहुत अच्छी जो है वो डैशबोर्ड बनाया था, और उनकी उस डैशबोर्ड को उन्होंने वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, मतलब वीडियो बना दी थी उसकी, और फिर उस वीडियो को उन्होंने फेसबुक पर रख दिया था। तो इससे जो है वो क्लाइंट को समझ आ रहा होता है कि एग्जैक्टली आपने जो बनाया है उसमें कौन कौन से पेजेस हैं, वो कैसे वर्क करेंगे। तो आप हार्डली 1 मिनट की 2 मिनट की एक छोटी सी क्विक वीडियो बना लें कि हाइपरलिंक कैसे वर्क कर रहे हैं, स्लाइसर कैसे वर्क कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको एक कट दिखाना होता है क्लाइंट को, फास्ट लुक दिखाना होता है, और फिर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो एक्सेल की फ़ाइल मेरी रिकमेंडेशन है कि आप शेयर ना करें अनटिल अनलेस कि आपको पासवर्ड, सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर कंट्रोल है, तो फिर आप यू कैन गो विद दिस। सर आप रिपीट कर दें पेविट फील्ड्स। दानिश मुझे थोड़ा सा बता दें कि मैं क्या रिपीट कर दूं, पेविट फील्ड्स में कौन सी वाली फील्ड्स की आप बात कर रहे हैं। थैंक यू काश। पावर क्यूरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मेरी वीडियोस में पावर क्यूरी अहमद नहीं है, मैंने पावर बीआई की जो वीडियोस बनाई है उसमें पावर क्यूरी का एलिमेंट रखा हुआ है, लेकिन पावर क्यूरी विद एक्सेल मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ अर्ज कर दूं कि अगर आप पावर क्यूरी सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है, डाटा के टैब के अंदर ये पावर क्यूरी के ये टॉपिक्स होते हैं, और आप जो है वो डेक्स फंक्शन सीखते हैं, ठीक है, बैक एंड पे पावर पेविट कहलाते हैं। तो कभी भी ये दो नाम याद रखें, आप गूगल आज पढ़ना शुरू कर दें, सपोज करें एक का नाम है पावर क्यूरी, ये डाटा क्लिनजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, अपेंड, मर्ज, और अभी आपने देखा ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और एक का नाम है पावर पेविट, ठीक है। अब आप कोई भी टॉपिक इसमें से पढ़ते ना, ये एक होता है फॉर एक्सेल, और इसी के अंदर एक और टॉपिक होता है पावर क्यूरी फॉर पावर बीआई, ठीक है। एक होता है पावर पेविट फॉर एक्सेल, और एक होता है पावर पेविट फॉर पावर बीआई, जिसको हम लोग डेक्स फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ एक जगह पढ़ लें, ठीक है, टाइम और पैसा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप कोई एक चीज़ पढ़ लें, वो ही सारी टेक्निक दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम आती है। अगर आपने पावर बीआई पढ़ लिया, ठीक है, पावर बीआई विद पावर क्यूरी एंड डेक्स फंक्शन, तो आपको ये दोनों एक्सेल के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ यहाँ आपको सिखाया जाएगा एग्जैक्टली वैसे ही टेक्निक्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से ना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना टाइम खर्च करने की ज़रूरत है, आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आपने यहाँ एक्सेल में ये दोनों चीज़ें पढ़ ली, तो आपको पावर बीआई में इन दोनों टॉपिक्स पर उलझने की ज़रूरत नहीं है, टाइम और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक टिकट में दो मज़े। ठीक हो गया सर। तो अहमद मेरी वीडियोस पावर बीआई से रिलेट है, तो आप अगर चाहें तो वो देख सकते हैं, उस पावर बीआई में पावर क्यूरी आपको मिल जाएगा। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच सर, मिस यू लॉट, प्लीज़ गिव मी अवेलेबल 30 मिनट्स फॉर एवरी वीक। इरफान, ये बड़ा मुश्किल है कि ऑल्टरनेट वीक्स के अंदर में 30 मिनट जो है, तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी हमारे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से, तो अल्लाह ने चाहा तो कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह। डैशबोर्ड टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो मतलब क्लाइंट जब भी आपका डाटा देखेगा तो वो तो उसको टेम्पलेट मानकर ही चलेगा ना। उमैर, क्लाइंट जब भी आपका कोई भी डाटा देखेगा तो वो एक टेम्पलेट के तौर पर ही देख रहा होगा, और सामने वाले को टेम्पलेट ही दिखाया जाता है। उसमें प्रोडक्ट के नाम आप कभी भी नहीं लिखोगे कि सपोज़ करें आप यूनिलीवर को डाटा दिखा रहे हो, तो यूनिलीवर की प्रोडक्ट के नाम आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप यूनिलीवर की सपोज़ करें आपको पता चल गया कि यार इसके जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन है, उसके सब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आपने बड़ी रिसर्च करके उनके नाम निकाल लिए, तो आप डैशबोर्ड जो डमी बनाओगे उसमें आप कभी भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर के नाम, उसके क्लाइंट के नाम कभी भी नहीं लिखोगे। आप क्लाइंट का नाम क्लाइंट 1 2 3 4 करके डाल दोगे,
प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट 1 2 3 4 करके डाल दोगे, लोकेशन का नाम आप लोकेशन 1 2 3, डिस्ट्रीब्यूटर 1 2 3, इस तरह से आप करके डालोगे। तो अपना डाटा जब भी आप प्रेजेंट करेंगे तो उसको टैम्पलेट के तौर पर ही प्रेजेंट करेंगे, ताकि वो जो है वो जर्नल टैम्पलेट हो। और फिर उस जर्नल डाटा में आप जो चाहें फीड कर दें। यूनिलीवर वाले अपना डाटा डाल दें, पेप्सिको वाले अपना डाटा डाल दें, कोक वाले अपना डाटा डाल दें। तो टेम्पलेट के तौर पर ये यूज़ हो सकता है। प्लीज़ शेयर व्हाट अबाउट माय डैशबोर्ड इशू। हसन, आप मुझे थोड़ा सा याद दिला दें आपके डैशबोर्ड का क्या इशू था, तो मुझे जल्दी से याद आ जाएगा, तो मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। गूगल ट्रेंड तो बिल्कुल दुनिया अलग है मोहम्मद आकाश। वो जो हम उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो उसके ट्रेंडिंग है, जो उसके ऑल्गोरिदम्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो एक्सेल थोड़ी है। एक्सेल तो बस आप समझ लें कि एक प्राइमरी यूज़र के लिए है, एक पावर यूज़र एक्सेल को यूज़ करता है। आप जब इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पर ओरेकल और सैप चल रहा होता है, और वो कहते हैं कि जी आप डाटा को उसके ऊपर यूज़ करें। और बहुत सारे लेवल पे डाटा को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको डैशबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सही है ऑरेकल, और उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। मोहम्मद आकाश, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड टैबल्यू? तो इसका एक लाइन में जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है इस वक्त और हमारा टाइम भी उसमें ज़्यादा चला जाएगा। पावर बीआई और टैबल्यू दोनों बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जो कि डाटा की विजुअलाइजेशंस के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा होता है। तो पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और टैबल्यू जो है वो टैबल्यू वालों का प्रोडक्ट है। टैबल्यू ने मार्केट इस वक्त बहुत बड़ी कैप्चर की हुई है, और पावर बीआई जो है वो उसको रिप्लेस कर रहा है। फ्यूचर जो है वो पावर बीआई का है। दोनों विजुअलाइजेशन टूल हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हैं, डाटा को विजुअल करने की टेक्निक्स के हवाले से यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, क्लिक व्यू है, ओरेकल है, उसके अलावा जो है वो ये और भी बहुत सारे विजुअलाइजेशन बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो यूज़ हो रहे होते हैं। तो दो जिनके नाम आपने लिखे ये उनमें से 2 टूल्स हैं। ओरेकल का कोर्स इंशाल्लाह कभी करवाएंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। राइट हो गया जी। तो जिन्होंने एक सवाल किया था हसन साहब, मैं उनका वेट कर रहा था। हसन इलियास, आपका सवाल अगर आप जवाब मुझे बता दें कि क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट अबाउट माय डैशबोर्ड, तो आप थोड़ा हिंट दे दें जल्दी से, तो मैं आपको आंसर कर सकूं। अदरवाइज़ फिर मैं सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर दूँ। बिल्कुल मुजम्मिल, आप ये कमेंट जो है वो डेफिनेटली आप मैनेजमेंट को ड्रॉप करें, ताकि एज मच एज मैनी पीपल विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। और नई चीज़ें हमेशा डिस्कस करने को मिलती हैं। एक्सेल में बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, तो हमने एक सर्टन आउटलाइन के अंदर कुछ चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगर कभी प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी मिली तो कुछ नई चीज़ों के साथ आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। फ्रीलांसर वेबसाइट पे नहीं बनता, तो मैंने फैसल अभी कुछ देर पहले बताया था कि आप एक और वेबसाइट का नाम मैंने लिया था, फाइवर। तो आप फाइवर को यूज़ कर लें, उस पर आसानी से बन जाता है, और उसमें पैसे पैसे तो भाई सब लेंगे। ठीक है, 20% जो है वो इनके चार्जेस होते हैं, तो पैसे सब लोग लेते हैं। ठीक है, अपना अपनी सर्विस चार्जेस के तौर पर। और उस सर्विस चार्जेस के तौर पर अगर वो पैसे ले भी रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप उनको दे दें। एक दफ़ा आपका पोर्टफोलियो अगर ऊपर आ गया तो फिर इंशाल्लाह आपको जॉब जो है वो खुद मिलती रहेगी, काम आता रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट हो गया जी। सो आई एम श्योर कि यहाँ पर हम जो है वो ज़्यादातर चीज़ें कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगर कुछ और चीज़ें जहन में आएंगी तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, और हम लोग कनेक्ट रहेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।